हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में और स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। अगर एक हॉट ऑब्जेक्ट ले लिया जाए और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट ले लिया जाए, अब हॉट और कोल्ड ये सब्जेक्टिव टर्म्स हैं, लेकिन आप फील कर सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है और कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है। तो अगर एक हॉट ऑब्जेक्ट और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट को ले लिया जाए और उनको थर्मल कांटेक्ट में लाया जाए, मान लो उनको टच कराया जाए, तो क्या होता है कि हॉट ऑब्जेक्ट से कुछ एनर्जी का फ्लो होता है टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट, और एनर्जी का फ्लो जो होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। कौन सी एनर्जी होती है? हीट। तो एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। और एक समय ऐसा आता है व्हेन द टू बॉडीज appear टू बी इक्वली हॉट और कोल्ड। अब इसमें क्या होता है कि ना तो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में, ना कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट में कोई हीट का एक्सचेंज हो रहा होगा, कोई नेट हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना? तो जब दोनों बॉडीज के बीच में कोई नेट हीट का एक्सचेंज नहीं होता है और बोथ द बॉडीज appear टू बी इक्वली हॉट और कोल्ड, देन वी से दैट दीज बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो दो बॉडीज को थर्मल इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे? व्हेन दे विल appear इक्वली हॉट और कोल्ड, और उन दोनों बॉडीज के बीच में कोई नेट हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा। ये तो हो गई बात थर्मल इक्विलिब्रियम की। अब इसी पे हमको मिलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इफ ए बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए बॉडी बी, तो मान लीजिए बॉडी ए और बॉडी बी का आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम है, एंड ए बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, और जो बॉडी बी है उसका बॉडी सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो हम ये कह रहे हैं कि बॉडी ए का थर्मल इक्विलिब्रियम बॉडी बी के साथ है, और बॉडी बी का थर्मल इक्विलिब्रियम बॉडी सी के साथ भी है। So if a body A is in thermal equilibrium with a body B and body B is in thermal equilibrium with a body C, the body A is also in thermal equilibrium with body C। यानी कि अब बॉडी ए और बॉडी बी का थर्मल इक्विलिब्रियम आपस में है, बॉडी बी और बॉडी सी का आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो फिर बॉडी ए और बॉडी सी का भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। इसका मतलब यह है कि अगर बॉडी ए और बी के बीच में कोई नेट हीट एक्सचेंज नहीं है, दे आर अपियरिंग इक्वली हॉट और कोल्ड, बॉडी बी और बॉडी सी के बीच में कोई नेट हीट एक्सचेंज नहीं है, दे आर अपियरिंग इक्वली हॉट और कोल्ड, तो फिर बॉडी ए और बॉडी सी के बीच में भी कोई नेट हीट एक्सचेंज नहीं होगा, एंड दे विल अपियर टू बी इक्वली हॉट और कोल्ड। तो ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको जीरोथ लॉ क्यों कहा गया? क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा फंडामेंटल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले डिस्कवर हो गया था, ये बाद में डिस्कवर हुआ, लेकिन वन से पहले तो जीरो ही आ सकता है, तो इसको नाम दे दिया गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? इट गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑल द बॉडीज विच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर कैन बी असाइंड द सेम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। तो जितनी बॉडीज का आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम है, हम उनको एक नई फिजिकल प्रॉपर्टी असाइन कर सकते हैं जिसका नाम होगा टेम्परेचर। हम कहेंगे कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। तो टी ए इक्वल टू टी बी इक्वल टू टी सी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अगर हम बात करें डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की, तो दो इंपॉर्टेंट स्केल्स तो है, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। अब सेल्सियस स्केल को ही पहले कहते थे सेंटीग्रेड स्केल। क्या बोलते थे? सेंटीग्रेड स्केल। इट इज डिफाइंड टू हैव आइस पॉइंट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टीम पॉइंट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। तो आइस जो कि अपने मेल्टिंग पॉइंट पे है, उसके टेम्परेचर को मान लिया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टीम या वाटर जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है, उसके टेम्परेचर को हम मान लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट स्केल में क्या करते हैं? इट इज डिफाइंड टू हैव आइस पॉइंट एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड स्टीम पॉइंट एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ऐसा करते हैं कि किसी बॉडी का सेंटीग्रेड स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल में जो टेम्परेचर है उसको एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लेते हैं। तो सी कॉमा एफ हो गई जनरल कोऑर्डिनेट्स, और दो पर्टिकुलर वैल्यूज इनकी क्या हो जाएंगी? 0,32, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है।
तो एक पॉइंट तो ये हो गया 0,32 और एक पॉइंट ये हो गया 100,212। अब इनको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो लाइन है ये सी और एफ का आपस में जो रिलेशन है वो बताती है। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए हम ये जानते हैं कि y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो हम कह सकते हैं f माइनस 32 अपॉन c माइनस 0 इक्वल टू 212 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0। अब ये आपको क्या दे देगा, f माइनस 32 अपॉन c माइनस 0 इज 180 बाई 100, जो कि हो जाएगा 9/5। इसको आप सॉल्व कर लो, f का वैल्यू आ जाएगा 1.8c प्लस 32। अब ये तो आपको मिल गया फ़ारेनहाइट स्केल पे जो टेम्परेचर है और सेंटीग्रेड स्केल पे जो टेम्परेचर है उनके बीच का जो रिलेशन है। अब क्या ऐसा कोई टेम्परेचर हो सकता है जहां पर एफ और सी की वैल्यूज बराबर हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। आप एफ को सी के बराबर कर दो, यू विल गेट सी इक्वल टू 1.8c प्लस 32, यानी कि 0.8c इज माइनस 32। ये आपको दे देगा सी इक्वल टू माइनस 40। इसका मतलब क्या है कि जब सी की वैल्यू माइनस 40 है तो टेम्परेचर ऑन द सेंटीग्रेड स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल बिकम इक्वल, which means that माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर आ जाते हैं एक और टेम्परेचर स्केल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। इसका यूनिट होता है केल्विन में। अब मान लीजिए कि किसी बॉडी का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो कैपिटल टी से डिनोट हो रहा है और टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज बीइंग डिनोटेड बाय थीटा। तो ये रिलेशन इनके बीच में ओबे होता है, थीटा इज टी माइनस 273.15। अब जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कई बार हम ये यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट रिलेशन थीटा इक्वल टू टी प्लस 273। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इट कैन बी रिटन एज टी इक्वल टू 27 प्लस 273 केल्विन, यानी कि 300 केल्विन के बराबर। थैंक यू।